मैं आशीष जी की बात से पर एक टिप्पणी जरूर करूंगा। उन्होंने कहा कि अयोध्या का को लाभ हो सकता है काशी को नहीं, मैं उससे असहमत हूं। आशीष जी बड़े योग्य व्यक्ति हैं, सेना में रहे मेजर, उन्होंने क्यों ऐसी बात कही वो जाने। नहीं, पेरम्बदूर से आदमी चला अयोध्या के लिए, ऐसा तो नहीं अयोध्या में आके खर्चा किया। पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है मित्र, पूरे देश की अर्थव्यवस्था घूमती है। ये बुनियादी चीज आप कैसे भूल गए। मालदा से आदमी चला, मुजफ्फरपुर से आदमी चला, आपने बता दिया कि नहीं वो कस्बा जो है ना अयोध्या वहीं तक होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। 13 करोड़ आदमी काशी में समा गया, उतनी बड़ी तो काशी है नहीं जहां विश्व भर से आदमी आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, लंदन से आ रहा है, वो भारत को के अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं कर रहा। ऐसी बात जब इतना नकारात्मक हो जाए मन कि हम तथ्य को भी छोड़ दें तो वो चीज अखरती है। तथ्य तो तथ्य रखो मित्र। मैं अभी जा रहा था, एक कार्यक्रम था इंदौर, एयरपोर्ट पर मुझे एक दंपत्ति मिले, 26 साल पहले भारत से गए थे, ऑस्ट्रेलिया में सेटल है पति पत्नी। बोले भाई हम आपको देखते हैं, आपका बड़ा अच्छा लगता है जिस दिन। तो हमने कहा आप कैसे आया? बोले हम बनारस और उज्जैन जाने के लिए आए। ये विकास भारत के आर्थिक शिराओं में रक्त के प्रवाह को तेज नहीं कर रहा क्या? हां, जब हम किसी एक इलाके में नाच गाना कराते हैं तो उसी इलाके का भला होता है बस, क्योंकि वो तो नाच गाना उसी इलाके के लोग देखते हैं, बाहर से तो आते नहीं। लेकिन अयोध्या के साथ ऐसा नहीं, वो भारत की सीमाओं से भी परे, दुनिया भर में जहां भारतवंशी है वो आ रहे मित्र। 6 करोड़ लोग, आशीष भाई 6 करोड़ लोग मथुरा में आए एक साल में, महीने में 50 लाख, पर डे 1.25 लाख। वो मथुरा के हैं क्या? उतनी तो आबादी नहीं मथुरा के मालिक। नहीं, आप जानते हो, आपने बोला नहीं, जानबूझ के उसको सप्रेस कर दिया। आप जानते तो हैं इस सत्य को, सबका चक्का घूमता है और वहां से विकास को गति मिलती है। मैंने इसलिए वो चर्चा नहीं की कि वहां चाय बेचने वाला 3000 कुल्हड़ चाय बेच रहा है एक दिन में, वो तो चर्चा नहीं की, वो स्थानीय विकास हो गया। मैं इस मूवमेंट से जो जनरेट हो रही है इकोनॉमी, उसकी चर्चा कर रहा था अर्थशास्त्र की भाषा में। हर भारी मूवमेंट, पब्लिक का भारी मूवमेंट अर्थव्यवस्था को गति देता है। ये बेसिक सिद्धांत है अर्थशास्त्र का। इसमें भाजपा कांग्रेस का क्या मतलब? कांग्रेस के मेरे मित्र नाराज हो रहे थे, कह रहे थे आप सब लोग मिलकर भी नाराज हो जाओ, प्रस्ताव पारित कर दो, तब भी मैं इस बात को नहीं छोड़ सकता कि संसदीय लोकतंत्र में जनता का निर्णय ही सर्वोच्च है। आप सही हैं गलत हैं इसका निर्णय हम वहीं से देखेंगे जनता ने क्या कहा। ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल में जीत कर आ रही हैं तो मेरे लिए यह मानने का कोई कारण नहीं कि ममता बनर्जी की बात वहां की जनता सही मान रही है। कैसे नहीं मानूंगा? मैं भी मानी नहीं कर सकता। कांग्रेस वालों को बुरा लगे तो अच्छी बात और भला लगे तो अच्छी बात, मैं कैसे मान लूं? तेलंगाना में आप जीते, आपकी बात जनता ने सुनी, आपकी बात सही हुई। उत्तर प्रदेश में आपको 2% वोट मिला, यह भी उतना ही सत्य है। यह भी उतना ही सत्य है कि राहुल जी चुनाव हार गए अमेठी में। यह सत्य नहीं क्या? तेलंगाना आपको याद है, हिमाचल का छोटा प्रदेश आपको याद है, लेकिन आपको यह कोई याद दिला दे कि उत्तर प्रदेश में 2% वोट क्यों रहा आपका, तो आप नाराज हो जाते हो। प्रियंका जी की अगुवाई में चुनाव में गए आप, और वो हम ही नहीं कह रहे, तो अखिलेश जी भी कह रहे कि कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, उसको हकीकत का सामना करना चाहिए, इसीलिए तो वो सीट नहीं दे रहे ज्यादा। इसमें मैंने कोई अलग बात तो नहीं कही मित्र। और मैं फिर उसी बात पर आता हूं, मेरे घर मोहल्ले में विकास हुआ या नहीं हुआ, अनुपम जी, इसके लिए मेरी पहली और अंतिम कसौटी मेरी आंखें हैं बस। मैं किसी की नहीं मानता ना। मेरे शहर में से एक्सप्रेस वे होकर गुजरा, यह जानने के लिए मुझे टीवी देखनी पड़ेगी? ना जी ना, टीवी देखने की क्या जरूरत है? अयोध्या में राम मंदिर बना, इसके लिए अखबार पढ़ना पड़ेगा? जाके नहीं देख रहे हम? नहीं, ये और एक बात कही जाती है कि विज्ञापन हो रहा है,
विज्ञापन, अब तो विज्ञापन हमेशा हुआ। दूसरी बात मैं कहता हूं कि तमजीद भाई, अगर विज्ञापनों से सरकार बचती होती या आती होती तो हिंदुस्तान में 1952 में पहला चुनाव हुआ था, तब से आज तक कोई सरकार जाती नहीं, एक ही सरकार रहती, सब विज्ञापन देने में सक्षम है। अनुपम जी गलत नहीं कहा? अगर विज्ञापन, इसीलिए चूंकि तू कहता है कागज लेखी विज्ञापन, मैं कहता हूं आंखन देखी, कबीर ने कहा। मैं उसी पंथ का हूं कबीर, आंखों देखी ही कहूं मानूंगा, बाकी कहीं सुनी नहीं मानूंगा। और एक बात जो कांग्रेस ने कही थी, मुझे उस बात पर आपत्ति है एक भारतीय के नाते। कोरोना के समय जब पूरा विश्व हाहाकार कर रहा था, कमाने का कोई अवसर नहीं था, आजीविका के सारे द्वार बंद थे, देश कोरोना के शिकंजे में कसा हुआ था, जकड़ा हुआ था, हाहाकारी इस परिस्थितियां थी, उस वक्त भारत की सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपने देश के लोगों के लिए अनाज का बंदोबस्त करे। उस पर इस ढंग की टिप्पणी हो रही है। कैसे करोड़ लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? आप लोगों के पास पैसा था, 5 साल 10 साल भी कोरोना की हाहाकार चलती, आपकी सेहत पर क्या फर्क था? आप तो फिर भी वही काजू बादाम अंजीर खाते हैं मित्र। लेकिन उस गरीब से पूछिए जो मजदूरी करके अपने 5 बच्चों का परिवार पाल रहा था, कोरोना में वो कहां जाता? कहां जाता? आपने उसके लिए लंगर चलाया था? नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी थी। और हमारे टैक्स के पैसे से अनाज मिला है भारत को, के आम आदमी को। इसमें राजनीतिक दलों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपकी पार्टी ने फंड दिया क्या उसमें? नहीं। आपने अपनी तनख्वाह से पैसा दिया? नहीं। ये इस देश के आम आदमी के टैक्स का पैसा है जिससे अनाज दिया गया इसी देश के लोगों को। ये भाई का भाई के प्रति कर्तव्य था। हमारे यहां शासन मालिकाना हक नहीं है, शासन लोक सेवा है। उस लोक सेवा की जिम्मेदारी, पहला दायित्व था कि कोई भूखा ना रहे। इसलिए इस बात की तारीफ की जानी चाहिए, इसको इस ढंग से कहा जाना चाहिए कि दुनिया के इतिहास में, आशीष भाई, दुनिया के इतिहास में इतना बड़ा अभियान कभी किसी देश में चला ही नहीं खाद्य के आपूर्ति के लिए। ये भारत की ताकत है, ये भारत का मतलब एक दूसरे भाई के प्रति जो सहयोगात्मक रुख है समाज का, ये उसका दिग्दर्शन है मित्र। हमने कोरोना का कालखंड देखा, आपने भी देखा। अपने घर की खिड़की खोलने को कोई तैयार नहीं था, बगल में भूखा मर जाए। अनाज बंटना ही चाहिए था, बंटता रहना चाहिए जब तक कि स्थिति फिर से ठीक अच्छी ना हो जाए। धन्यवाद।